नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपना सर्वस्व बलिदान कर मां भारती का शीश गर्व से ऊंचा करने वाले भारतीय सेना के जवानों को कारगिल विजय दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन। इन विजय नायकों का शौर्य, त्याग और बलिदान की गौरव गाथा भारतीयों को आजीवन राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। गौरतलब है कि वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और 26 जुलाई को युद्ध खत्म हुआ था। इस युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी और उस दिन से हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान में शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मां भारती की आन बान और शान के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन गौरवान्वित होने के साथ ही हमारे जवानों की वीरता का स्मरण कर उनका सम्मान करने का भी दिन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। हरियाणा सरकार ने पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को सुरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की है। भविष्य में पर्यावरण से जुड़े अवार्ड का और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सावन का पावन मास चल रहा है और हर तरफ प्रकृति ने अपनी अनूठी छटा बिखेरी हुई है। इस हरियाली में वन तो हरा भरा है ही, लेकिन मन भी हरा भरा रहता है। वन अपने आप में उत्सव है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा व सुरक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वनों में भगवान का वास होता है। आज हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि वह कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और इसे पेड़ बनने तक सुरक्षित रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को 1 एकड़ में बाग लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ 3 साल तक मुआवजा देने की योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के सहयोग से मोरनी क्षेत्र के 50,000 एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाने की भी योजना बनाई गई है। इस योजना से वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि वे कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और इसे पेड़ बनने तक सुरक्षित रखे। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश होती है, ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। सरकार हर वर्ष पौधे लगाती है और इस वर्ष भी 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राण आयु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है और इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रख रखाव के लिए 2,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनकी आयु की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर की एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। जोहड़ हरियाणा के गांववासियों के जीवन रेखा है और इनको पूजा जाता है। इन जोड़ों पर अब छायादार वृक्ष नहीं है। अतः इसी कड़ी में राज्य के 22 जिलों के 2200 ग्रामीण जोड़ों पर बड़, पीपल, नीम और पिलखन के पौधे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रोपित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में और ऑक्सीवन बनाए जाएंगे। इसके तहत 5 एकड़ से 100 एकड़ पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। ये सावन मास चल रहा है और हमको मालूम है सावन मास वर्षा का ऋतु होता है और इस वर्षा के ऋतु में सब तरफ एक अनूठी छटा, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो किसान की खेती हो, सब तरफ एक अलग प्रकार की छटा होती है और छटा बिखरी रहती है। इस हरियाली से मैं कह सकता हूं कि वन तो हरा भरा दिखता ही है, ये मौसम ऐसा है कि हमारे मन भी हरे भरे होते हैं। बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग उल्लास का ये वातावरण होता है, इसका आनंद ही निराला होता है। तो इस अवसर पर मनुष्य जो है पेड़ पौधों के साथ अपना जो संबंध बनाता है, उसके कारण से ही हम लोग हर वर्ष वन महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और वन महोत्सव के इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।
भाइयों बहनों, ये वन देखा जाए तो अपने आप में ही उत्सव है। जब हम जंगल में जाते हैं तो सब तरफ वन ही वन, जंगल ही जंगल होता है। तो जब कभी उत्सव के समय हम कहते हैं सब लोग इकट्ठे आके उत्सव मनाते हैं, तो जब किसी वन में हम चले जाते हैं तो वहां भी वृक्षों का ये उत्सव, ये अपने आप में एक अनोखी छटा जो बिखेरता है। तो इसलिए इस हरे भरे क्षेत्र को वन उत्सव के रूप में हम जो मनाते हैं, इसका एक इतिहास है। देश जब आजाद हुआ तो देश के जो पहले कृषि मंत्री थे, पहले कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी, 1950 में उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से लगातार हम ये वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसलिए आज ये 73वां वन उत्सव है, आज़ादी के 2 साल के बाद। आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। हम लोग इस इतिहास को दूसरे ढंग से भी जानना चाहिए। कहते हैं जब पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई चीज अगर पैदा हुई होगी, वो वनस्पति हुई होगी, वो पेड़ उगे होंगे, वो वन बने होंगे। अर्थात इसका जो इतिहास है हमारे वनों का, पृथ्वी की जितनी आयु है लगभग उतनी ही आयु इन वनों की है। वन लगातार एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो इसलिए इस वन के कारण से हम जो है अपने जीवन को कई प्रकार से इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वन जो है केवल पृथ्वी पर है, हालांकि ब्रह्मांड में और भी बहुत से ग्रह हैं। अभी तक ये कोई भी ऐसी खोज नहीं हुई है जिसके कारण से ये पता लग सके कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं वन हैं। वन जब बने होंगे तो निश्चित रूप से वनों के साथ जीव जंतु मनुष्य, इसका भी एक जिसको कहना चाहिए निर्माण हुआ। और उस समय वन और ये बाकी सब जीव प्राणी, इनका स्थान अलग अलग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से एक ही रहा होगा। हम भी एक प्रकार से उस समय यानी मनुष्य के रूप में कोई अलग गांव बस्ती शहर के रूप में नहीं, बल्कि इन जंगलों में ही, क्योंकि जंगल ही एक हमारी निर्भरता जंगलों पर ही थी। जंगल से हम खाना खाते थे, जंगल ही हमें वायु देती है, जंगल ही हमें पानी देता है। तो जंगल और वन मनुष्य ये कोई बहुत अलग नहीं थे। हो सकता है किन्हीं कारणों से कालांतर में अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर के आदमी जो है जंगल से बाहर जाकर के बस्ती बनाने लग गया, क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर भी थे। ये भी हो सकता है कि हम जिन पर निर्भर थे, फलों के ऊपर तो निर्भर थे हम, पेड़ पौधे हैं उनके जो फल मिलते थे, लेकिन कहीं ना खाने के लिए हो सकता हमने जो जीव जंतु है उनके शरीर का उपयोग किया हो। और हो सकता है एक संघर्ष आया हो, जब संघर्ष आया हो तो जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा के लिए मनुष्य पर भी हमला शुरू किया होगा। तब ये मनुष्य अलग बस्ती में जाकर के बैठे, जीव जंतु सारे ही वनों के अंदर रहे। तो एक प्रकार से ये जो हमारा संबंध जंगलों के साथ है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमारा भी ये घर होता था, लेकिन आज भले ही हमारा आपका घर नहीं है, लेकिन जीव जंतुओं का घर तो ये आज भी है। इसलिए हम जीव जंतुओं के प्रति भी अपनी जो सहानुभूति रखते हैं। वैसे ही वनों के बारे में, पेड़ के बारे में भी ये कहा गया है कि पेड़ में भी जीव होता है। मोदी जी ने कहा है कि वनों में भगवान का वास होता है। यानी भगवान का वास किस प्रकार से, प्रत्यक्ष भगवान का वास हम कह सकते हैं। मैं दूसरी प्रकार से भगवान का वास मानता हूं। भगवान के जब हिज्जे करते हैं शब्द के, भय से बनता भूमि, गै से बनता गगन, वै से बनता वायु, फिर ऐ से बनता अग्नि और न से बनता नीर। ये पंच तत्व हैं और ये पंच तत्वों को लेकर के शब्द भगवान बना है। और ये पंच तत्व सारे के सारे वनों में मिलते हैं। वन के अंदर धरती भी है, वन के अंदर गगन भी, अर्थात गगनचुंबी जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो गगन को भी छूते हैं। वन के अंदर वायु भी होती है, वन की लकड़ी की अग्नि, इसका भी उपयोग करते हैं। और वन नीर का भी एक प्रकार से सृजन का एक कारण बनते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वनों में भगवान, वनों में परमात्मा, इसका वास होता है। पेड़ में जीव होता है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी लेबोरेटरी में यह सिद्ध किया है कि पौधे में, पेड़ में भी जीव है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।